नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को और मेघालय तथा नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार खिलाड़ियों को संसाधन, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ मालदीव रुपया देने की घोषणा की। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गृहमंत्री और 15 अन्य लोगों की मृत्यु। और हैदराबाद में न्यूजीलैंड के साथ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत जीत की ओर अग्रसर। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा में 21 जनवरी को तथा मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए पूरी तरह चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। 3 states have the terrain-related challenges, but Commission is committed to ensure the free, fair, participative, accessible and ethical elections in these 3 states. Friends, we recently visited these 3 states from 11th of January to 15th of January and met all the district collectors, SPs, senior police officers, CS, DG, all the enforcement agencies. So we want to report back to you what is the feedback and how would we tackle this. तीनों राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल इस साल मार्च में समाप्त हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि रिमोट वोटिंग के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। ये एक जटिल मुद्दा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पर सबकी सहमति में वक्त लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है और दुनिया भर में उसके प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के चयन में पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और खेलों के लिए बेहतर अवसंरचना तैयार कर रही है। स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। इनमें से 750 से ज्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देश भर के सभी प्ले फील्ड्स की जियो टैगिंग भी की जा रही है। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने युवाओं, विशेष रूप से खिलाड़ियों से योग का अभ्यास करने और सेहतमंद रहने के लिए बाजरे का सेवन करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के यादगिरी जिले में आधुनिक नारायणपुर नहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए कृष्णा नदी पर नारायणपुरा जलाशय के पास स्थित इस नहर की क्षमता बढ़ाई गई है। ये नहर सिंचाई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 3 दिवसीय बैठक को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के आज पहले दिन
स्वास्थ्य क्षेत्र में अति आवश्यक चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। विशेषकर इसमें माइक्रोवाइल से निपटने के तौर तरीकों पर अधिक ध्यान दिया गया। बैठक में औषधि निर्माण क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षित तथा कम लागत की स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रावधानों पर चर्चा की गई। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और विश्व स्वास्थ्य संगठन में महामारी और महामारी रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर सिल्वी ब्रायन तथा अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आज की चर्चा में भाग लिया। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ मालदीव रुपया की आर्थिक मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव में 45 प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से 23 को पूरा कर लिया है। डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर आज मालदीव पहुंचे। एक रिपोर्ट। डॉक्टर एस जयशंकर की मालदीव और श्रीलंका यात्रा दोनों देशों में उत्साह लाई है। विदेश मंत्री ने मालदीव के साथ भारत की मजबूत साझेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा दोनों देशों की जिम्मेदारी है। भारत समर्थित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये परियोजनाएं मालदीव द्वीप समूह के आर्थिक परिदृश्य को बदल देंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 100 मिलियन रुपया के अतिरिक्त अनुदान युवाओं के लिए खेल परिसर और मालदीव और कोच्चि विश्वविद्यालयों के बीच क्षमता निर्माण के लिए आज किए गए समझौते दोनों देशों के बीच एक मजबूत विकास साझेदारी हैं। इस बीच मालदीव के विदेशी मामलों के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने मालदीव के सामाजिक और आर्थिक विकास में भारत के निरंतर समर्थन के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि घरेलू और वैश्विक बाजारों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक दवा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को स्वदेश में विकसित करने के लिए फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर ठोस प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई दवाओं और नवाचार को बढ़ावा देने से प्रत्येक वर्ष देश के निर्यात में अतिरिक्त 10 से 12 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके में आज बच्चों के एक नर्सरी स्कूल के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गृहमंत्री डेनिस मोनास्टिस्की सहित कम से कम 16 लोगों की मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर में गृहमंत्री के साथ कई शीर्ष अधिकारी भी सवार थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज झारखंड के गुमला जिले में 200 से अधिक जनजातीय बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन बालिकाओं ने झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। श्री मुंडा ने कहा कि देश के जनजातीय युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल से अवगत कराना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 200 से अधिक जनजातीय बहनों ने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिसमें रोजगार की संभावना, यदि आप आयुर्वेद जो माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, और उसके लिए एक स्पेशल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जो भारत की संपदा है, उस संपदा को हम समझे भी, संरक्षण भी करें और रोजगार का साधन भी बनाए।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत सरकार युवाओं तक नेताजी की शौर्य गाथा पहुंचा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि नेताजी में साहस, दूरदृष्टि और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर सही मायने में दुनिया को नेतृत्व देने वाला आजाद भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कल्पना थी तो आज देने का काम वो भारत कर रहा है। और G20 की प्रेसिडेंसी भी किसी देश को मिली तो भारत को वो सौभाग्य इस वर्ष मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वीरता की जो गाथा है उसको हमें जन जन तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। रक्षा सचिव गिरिधर अरमणे ने कहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मिलिट्री टैटू और जनजातीय समुदाय का नृत्य महोत्सव, आदि शौर्य पर्व, पराक्रम का और वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता आदि शामिल हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 23 जनवरी को पराक्रम दिवस समारोह के साथ होगी और ये 30 जनवरी को संपन्न होगा। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास आज बिहार में मुंगेर पहुंचा। इसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि क्रूज के मार्ग में बदलाव किया गया है। गंगा विलास क्रूज को आज बेगूसराय के सिमरिया पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव के बाद यह क्रूज आज दोपहर बाद मुंगेर पहुंचा। पर्यटकों ने बिहार योग विद्यालय और मुंगेर किला का परिभ्रमण किया। बिहार पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक अभिजीत कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि रिवर क्रूज से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो दोनों पहलू है, लोग आनंद भी ले सकते हैं और दूसरा कि हम लोग इसको पर्यटन के माध्यम से देखें तो रोजगार भी हम लोग मुहैया करेंगे। गंगा विलास क्रूज का आज रात्रि पड़ाव मुंगेर में होगा और कल सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान कर जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को इस क्रूज को वाराणसी से रवाना किया था। ये क्रूज 3200 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 390 अंक ऊपर चढ़कर 61,046 पर दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक की तेजी के साथ 18,165 पर जाकर रुका। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 52 पैसे मजबूत हुआ और 81.25 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 56,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 69,550 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $87.20 प्रति बैरल पर थी। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके शामिल होने से पंजाब में भाजपा को मजबूती मिलेगी। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पिछले वर्ष सितंबर में हड़ताल के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके पदाधिकारियों और समर्थकों से 5 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली की जाए। हैदराबाद में भारत ने पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 40 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 349 रन बनाए। शुभमन गिल ने 208 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को और मेघालय तथा नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार खिलाड़ियों को संसाधन, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ मालदीव रुपया देने की घोषणा की। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गृहमंत्री और 15 अन्य लोगों की मृत्यु। और हैदराबाद में न्यूजीलैंड के साथ पहले मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।